स्वागत के चल के सबसे पहले सबसे बड़ी निर्णायक बताएंगे दोस्तों, जहां पर एक और दक्षिण और दूसरी और उत्तर से आ रही है कांग्रेस पार्टी के लिए जबरदस्त तरीके की खुशखबरी बताएंगे। 10 साल के बाद आज कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री शपथ लेने वाला है। दोस्तों बताएंगे किस तरीके की हो गई है तैयारी, क्या इंडिया गठबंधन होगा पूरी तरीके से शपथ ग्रहण समारोह में एकजुट। और उत्तर भारत के कांग्रेस पार्टी शासित राज्य के अंदर पार्टी के लिए बंपर जीत की खबर सामने आ रही है। दोस्तों बताएंगे क्या है नई पूरी अपडेट, और इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर 59 साल के बाद कांग्रेस पार्टी का मंत्री बनने जा रहा है। बताएंगे किस व्यक्ति को 59 साल के बाद कांग्रेस पार्टी का मंत्री बनने का मौका मिला है। दोस्तों एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों तो, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि जैसे जैसे देश के अंदर महंगाई बढ़ती चली जा रही है दोस्तों, और बीजेपी सरकार को लेकर जनता का पूरा भ्रम टूटा जा रहा है, इंडिया गठबंधन इसीलिए लगातार मजबूत होती जा रही है। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर केरल के अंदर 10 साल से लेफ्ट गठबंधन की सरकार चल रही थी दोस्तों, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की और आज कांग्रेस पार्टी का सपना पूरा होने जा रहा है। यानी 10 सालों के बाद पार्टी एक बार फिर से दक्षिण के सबसे मजबूत राज्यों में से एक केरला के अंदर अपनी वापसी करने जा रही है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन आज शपथ लेंगे दोस्तों, उनके साथ में 20 विधायकों को भी मंत्री बनाया जाएगा। राजधानी तिरुवनंतपुरम के अंदर सेंट्रल स्टेडियम के अंदर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हो रहा है दोस्तों, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी मौजूद रहेंगे और प्रियंका गांधी समेत कई और वरिष्ठ नेताओं को बुलाया जा रहा है। तिरुवनंतपुरम के अंदर शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही थी दोस्तों, जिसके बाद कई सारे बड़े राजनीतिक हस्तियों को बुलाया गया है दोस्तों, जिसमें तमिलनाडु के अभी हाल फिलहाल के अंदर मुख्यमंत्री बने थालापति विजय एक बार फिर से राहुल गांधी के साथ में नजर आने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि थालापति विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और तमिलनाडु का बॉर्डर केरल से लगता है दोस्तों, और पानी के कई मामले हैं जिसे लेकर दोनों राज्यों के बीच में विवाद रहता है, इसीलिए दोनों मुख्यमंत्रियों का एक साथ रहना जरूरी है। और क्योंकि कांग्रेस पार्टी की दोनों जगह सरकार है, तो रिवर को लेकर यानी नदी को लेकर जो आपस में विवाद है वो पूरी तरीके से सॉल्व होता हुआ, या यूं कहिए कि नदियों को लेकर विवाद इतना ज्यादा नहीं गहराएगा। एक तरीके से दक्षिण के राज्य के लिए अच्छी बात है दोस्तों कि केरल और तमिलनाडु दोनों जगह कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन की सरकार है, और थालापति विजय एक बार फिर से आज राहुल गांधी के साथ नजर आएंगे दोस्तों। ऐसे में जो 20 विधायक चुने गए हैं जिनको मंत्री के पोस्ट पर शपथ लेना है दोस्तों, उसमें पी.के. कुन्हाली-कुट्टी के साथ साथ रमेश चेन्नीथला और के मुरलीधरन यानी के.सी. वेणुगोपाल के करीबी मुरलीधरन को भी मंत्री बनाया जा रहा है दोस्तों। ऐसे ही सनी जोसेफ के साथ साथ मानस जोसेफ और शिबू बेबी जॉन के साथ साथ अनूप जैकब और सी.पी. जॉन के साथ साथ ए.पी. अनिल कुमार और एन शमसुद्दीन के साथ साथ पी.सी. विश्वनाथन, और इसके साथ में के.एम. शाजी और पी.के. बशीर के साथ वी.आई. अब्दुल गफूर और टी. सिद्दीकी के साथ साथ के.ए. तुलसी और ओ.जे. जनीश भी शामिल है दोस्तों। कुल मिलाकर 10 तो कांग्रेस पार्टी के मंत्री हैं। इसके बाद जो 5 मंत्री हैं वो आई.यू.एम.एल. यानी मुस्लिम लीग के मंत्री हैं दोस्तों, और बचे हुए 5 अदर्स के हैं दोस्तों। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी अपने बहुमत के आंकड़े को 100 प्लस लेकर साथ में चल रही है, यानी सबको साथ में लेकर चल रही है, इसलिए बहुमत का आंकड़ा 102 पार है कांग्रेस पार्टी के पास, जबकि दोस्तों केवल 70 सीटों की जरूरत थी। तो इससे पता चल रहा है कि एक प्रचंड बहुमत की सरकार अगले 5 साल तक केरला के अंदर चलने वाली है दोस्तों, और कहीं ना कहीं केरल की जनता ने प्रचंड बहुमत देकर किसी भी तरीके से तोड़ फोड़, ऑपरेशन कमल, कीचड़, इन सारी संभावनाओं को समाप्त कर डाला है। अगर आप भी मानते हैं एकदम सही फैसला आम जनता ने लिया है, इसकी जमकर तारीफ की जानी चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर दक्षिण भारत के अंदर तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है दोस्तों, यानी केरल के अंदर आज कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री शपथ ले लेगा, और कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी की 6 राज्यों में सरकार हो जाएगी दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी को उत्तर भारत के अंदर भी समर्थन मिल रहा है दोस्तों। उत्तर भारत के क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है दोस्तों, और 5 साल पूरा होने वाला है 2027 के अंदर यहाँ चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी कसौटी होगी। उत्तर भारत के अंदर कांग्रेस पार्टी का किला माना जाता है हिमाचल प्रदेश। ऐसे में दोस्तों कांग्रेस पार्टी को स्थानीय चुनाव के अंदर यानी निकाय चुनाव के अंदर जिस तरीके का समर्थन मिल रहा है, उसे लगता है कि कहीं ना कहीं जनता पूरी तरीके से हिमाचल प्रदेश में पहली बार सरकार को रिपीट करने जा रही है दोस्तों। यानी अमूमन ऐसा होता है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर हर 5 साल में सरकार बदल जाया करती है दोस्तों, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अभी हाल फिलहाल के अंदर कल ही जो नतीजे सामने आए दोस्तों, उसमें कांगड़ा, चंबा सहित 19 शहरी निकाय 7 निर्दलीयों वालों में से कई पर कांग्रेस पार्टी का दावा है दोस्तों। यानी कांग्रेस पार्टी ने 19 सीटें जीतकर रिकॉर्ड बनाया है, और स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त तरीके का समर्थन मिल रहा है दोस्तों। कई लोग कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार है इसीलिए समर्थन मिल रहा होगा, लेकिन वास्तविकता यह है दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पर अमूमन 5 साल के बाद स्थिति एकदम पलट जाया करती है। और पिछली बार जब कांग्रेस पार्टी की सरकार 2022 में बनी, तो उससे पहले कांग्रेस पार्टी ने निकाय चुनाव के अंदर बीजेपी को हरा दिया था, और तभी पता चल चुका था कि हिमाचल प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती है। लेकिन यहाँ एक अजीब तरीके का मामला है, और हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार चल रही है, और निकाय चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी का दबदबा दिखाई दे रहा है। तो क्या माने कि क्या निकाय चुनाव ये बता रहा है कि जैसे पिछली बार परिवर्तन होने वाला था, तो क्या इस बार सत्ता में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की वापसी होगी और इतिहास बनेगा, और हिमाचल प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की स्थिति
स्थिति मजबूत भी है दोस्तों। बड़ा कारण यह है कि कांग्रेस पार्टी ने पुरानी पेंशन योजना को लागू किया और हिमाचल प्रदेश के अंदर आप देखेंगे तो ज्यादातर सरकारी जॉब करने वाले लोग हैं। इसके साथ में दोस्तों हिमाचल प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अपनी लोकप्रियता है दोस्तों, जिस कारण से आम जनता अभी भी हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के साथ आकर खड़ी होती हुई नजर आने लगी है। ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी की 59 साल के बाद तमिलनाडु के अंदर वापसी होने जा रही है दोस्तों। पार्टी के लिए खुशखबरी की एक बड़ी अपडेट सामने आई है। अपडेट यह है कि थलापति विजय की टीवी के पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में मंत्री बनाने को लेकर चर्चा पूरी हो गई है दोस्तों। जो अपडेट है वो ये कि थलापति विजय अपने कैबिनेट का विस्तार करने जा रहे हैं, जिसमें 9 नए मेंबर जोड़े जाएंगे दोस्तों। बड़ी बात यह है कि तमिलनाडु के अंदर 1967 के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब तमिलनाडु के अंदर कांग्रेस पार्टी कैबिनेट का हिस्सा बनेगी दोस्तों, सरकार का हिस्सा बनेगी। 59 साल से कांग्रेस पार्टी का कोई भी व्यक्ति मंत्री के तौर पर काम नहीं कर रहा है तमिलनाडु के अंदर दोस्तों। यानी डीएमके पार्टी कांग्रेस पार्टी के लिए हमेशा भला करती थी, ये बोलने वाले लोगों के लिए करारा तमाचा है। सोचिए, जिस डीएमके पार्टी को कांग्रेस पार्टी ने आंख बंद करके सपोर्ट किया, समर्थन किया और कई दशकों से दोनों पार्टियों के बीच में गठबंधन चल रहा था दोस्तों, उस डीएमके पार्टी ने कांग्रेस पार्टी का एक मंत्री 59 सालों में नहीं बनाया। यानी कई बार सरकार में आए लेकिन कांग्रेस पार्टी को मंत्री का पोस्ट नहीं दिया गया और अब थालापति विजय की सरकार बनी है दोस्तों। तो टीवी के पार्टी ने एक नहीं बल्कि दो कांग्रेस पार्टी के मंत्रियों को मंत्रालय देने का फैसला लिया है दोस्तों। 59 साल के बाद तमिलनाडु के अंदर सत्ता के अंदर यानी मंत्री के पोस्ट पर कांग्रेस पार्टी के 2 मंत्रियों की वापसी होने जा रही है दोस्तों। यानी 1967 के बाद पहली बार कांग्रेस पार्टी के 2 मंत्री राज्य के अंदर बनने जा रहे हैं। तमिलनाडु के अंदर हजारों सैकड़ों कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ताओं के लिए खुशी की बात है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि तमिलनाडु के अंदर इस बात को लेकर जश्न मनाना चाहिए दोस्तों, जो जानकारी है वो ये कि थालापति विजय 2 लोगों को मंत्री के पोस्ट पर नियुक्त करना चाहते हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी पी विश्वनाथन, एक दलित समाज से आने वाले नेता, और कांग्रेस पार्टी के तमिलनाडु विधानसभा के अंदर विपक्ष के नेता राजेश कुमार को जिम्मेदारी दी जा रही है दोस्तों। यानी 2 मंत्री बनाए जाएंगे और ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए जश्न मनाने का टाइम है। अगर आप भी मानते हैं कि 59 साल बाद अगर सरकार का हिस्सा कांग्रेस पार्टी बन रही है तो ये कांग्रेस पार्टी की वापसी के संकेत। अगर आप भी मानते हैं कि थालापति विजय के साथ आकर कांग्रेस पार्टी ने एकदम सही कदम उठाया है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर देश के अंदर बीजेपी वालों को बैलेट पेपर से काफी नफरत है दोस्तों। अपडेट यह है कि पंजाब के अंदर चुनाव कराए जाने की चर्चा चल रही है, यानी निकाय चुनाव कराने को लेकर चर्चा चल रही है और पंजाब के लोग, पंजाब की सरकार सोच रही है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। लेकिन एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी है दोस्तों जो चाहती है ईवीएम से चुनाव हो। सवाल यह है कि देश के अंदर केवल भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी क्यों है जिसे बैलेट पेपर से चुनाव को लेकर तकलीफ होती है दोस्तों। और जब देखो तब ईवीएम से चुनाव कराने की मांग करते रहते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि निकाय चुनाव तो बैलेट पेपर से होना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? अगर आप भी मानते हैं कि समाज के लोगों के बीच में विश्वास पैदा करने वाली बात होनी चाहिए, चुनाव ऐसा होना चाहिए जो सब विश्वास करे। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और बताइएगा जरूर दोस्तों कि जब भी ईवीएम की चर्चा होती है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बिदक क्यों जाते हैं, बीजेपी के लोग हमेशा ईवीएम की तारीफ क्यों करते हैं और ईवीएम से ही चुनाव कराना चाहिए। इस तरीके की बातें स्थानीय निकाय के चुनाव को लेकर भी कर रहे हैं दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा बीजेपी वालों के बारे में और उनके ईवीएम को लेकर बार बार किए जा रहे दावों के बारे में दोस्तों। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर नरेंद्र मोदी ने खुलकर यह बात बोल दी है कि अगर हालात नहीं बदले तो करोड़ों लोग एक बार फिर से गरीबी रेखा के नीचे चले जाएंगे। नरेंद्र मोदी चेतावनी देते हुए बातें बोल रहे हैं दोस्तों। सवाल से बड़ा यह है कि नरेंद्र मोदी देश के अंदर क्यों आर्थिक स्थिति खराब करने पर तुले हुए हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के साथ में समझौता करके देश का कुछ भला कर पा रहे हैं? सवाल यह है दोस्तों कि अगर अमेरिका के कहने पर तेल खरीदेंगे, गैस खरीदेंगे तो कैसे भारत का विकास हो पाएगा? और नरेंद्र मोदी जो दावा कर रहे हैं कि हालात इसी तरीके से रहे यानी ऊर्जा संकट रहा तो देश के अंदर गरीबी और ज्यादा बढ़ जाएगी और जो लोग गरीबी रेखा से बाहर आए थे वे लोग फिर से गरीबी रेखा के नीचे जा सकते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों नरेंद्र मोदी के शासनकाल के दौरान जो गरीबी रेखा से लोगों को ऊपर उठाने की बातें चल रही थी वो केवल और केवल हवाई बातें थी दोस्तों। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर वास्तविकता में गरीबी दूर की गई होती तो वापस से लोग गरीबी रेखा के नीचे आने के लिए मजबूर नहीं हो जाते। यानी ऊर्जा संकट के कारण भारी संख्या में लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जाएंगे, जबकि बीजेपी सरकार एमपीआई के आधार पर गरीबी नहीं नापती दोस्तों। अगर एमपीआई के आधार पर गरीबी नापे यानी मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स के आधार पर गरीबी नापे तो देश के अंदर लगभग आधी आबादी ऐसी है जो गरीबी रेखा के नीचे है दोस्तों। लेकिन बीजेपी के लोग पुराने सिस्टम के तहत गरीबी नापते हैं, यानी 30 रुपए शहर के अंदर एक दिन में अगर गुजारे के लिए कोई व्यक्ति इस्तेमाल करता है तो वो गरीबी रेखा से ऊपर हो जाएगा दोस्तों। यानी 33 रुपए का ये आंकड़ा तेंदुलकर कमेटी ने दिया था। ऐसे ही रंगराजन कमेटी के द्वारा भी आंकड़ा दिया गया था दोस्तों। कुल मिलाकर जो एमपीआई है उस आधार पर देखें तो देश के अंदर गरीबी काफी ज्यादा है और नरेंद्र मोदी दावा कर रहे हैं कि ऊर्जा संकट अगर इस तरीके से बना रहा तो देश के अंदर गरीबी और ज्यादा बढ़ेगी। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि देश में अगर गरीबी नहीं होती तो नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोग जो 80 करोड़ लोगों को राशन देने की बातें कर रहे हैं वो नहीं बोल रहे होते। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के लोग
लोग आम जनता को भ्रम में रख रही थी दोस्तों। बीजेपी दावा कर रही थी कि देश के अंदर गरीबी कम हो रही है, लेकिन वास्तविकता सबको पता है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों, कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से हाथ खड़े कर बोल रही है कि उसके बस की बात नहीं है इस आर्थिक संकट को झेलने की दोस्तों, आम जनता को बचाने की। अगर आप भी मानते हैं कि गरीबी देश के अंदर एक बार फिर से बढ़ेगी, ये बात एकदम तय है। और वैसे भी दोस्तों, बढ़ना तो दूर की बात, पहले से ही लोग गरीब है देश के अंदर। बीजेपी के लोग स्वीकार नहीं कर रहे थे, लेकिन 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे थे, तो सबको समझ में आ रहा था कि देश में कितनी गरीबी है। और जो अब बचे हुए लोग हैं वो भी दोस्तों गरीबी रेखा के नीचे आ जाएंगे। आप लोग पूरे मामले अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। नरेंद्र मोदी के इन शब्दों के बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों? साथ साथ हिमाचल प्रदेश के अंदर नगर परिषद के चुनाव को लेकर बड़ा उलटफेर हो गया दोस्तों। यहां पर 3 अध्यक्ष और पूर्व उपाध्यक्ष चुनाव हार गए, यानी इस बार जोगेंद्र नगर को नया अध्यक्ष मिलेगा। आपको बता दें कि पूर्व में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पोस्ट पर रहे ममता कपूर और अजय धरवाल ने पार्टी बदलने का फैसला लिया दोस्तों, लेकिन आम जनता को यह फैसला पसंद नहीं आया। आपको बता दें कि जोगेंद्र नगर में पूर्व नगर परिषद में ममता कपूर और अजय धरवाल कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले गए थे दोस्तों। वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पोस्ट पर काबिज हो गए थे। हालात ये है कि इस बार वार्ड नंबर 1 से 3 बार लगातार जीतकर आने वाली ममता कपूर सीधी टक्कर में प्यार चंद्र वालिया से 67 वोटों से हार गए दोस्तों। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में गए थे। इनको लग रहा था कि बीजेपी में हिमाचल प्रदेश के अंदर भविष्य होगा, लेकिन बाद में जनता ने फैक्ट चेक करके इनको वापस बता दिया कि अब इनकी कोई जरूरत नहीं है। यानी कांग्रेस पार्टी से भाग भी गए थे, उसके बाद चुनाव हारे तो अब कांग्रेस पार्टी वापस लेगी नहीं और बीजेपी में गए चुनाव जीतने के लिए, लेकिन मामला एकदम उल्टा पड़ गया। अगर आप भी मानते हैं कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी का एक गढ़ बनकर उभरेगा और सबसे बड़ा कारण पुरानी पेंशन योजना लागू करना और छात्रों के लिए स्कॉलरशिप देना एक बड़ा मामला है दोस्तों, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इस पूरे मामले पर चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है दोस्तों। बारामती के विमान दुर्घटना में पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार के आकस्मिक निधन के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में संगठनात्मक और राजनीतिक बदलावों का दौर जारी है दोस्तों। ऐसे में अजित पवार के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ने पार्टी की कमान दोनों अपने हाथ में ले ली है और यानी पार्टी और सरकार दोनों कमान उनके हाथ में है दोस्तों। राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है। हालांकि अब उनके शपथ ग्रहण समारोह को लेकर एक कानूनी विवाद पेच देखने को मिला है दोस्तों। वर्धा के एक वकील सुनेत्रा पवार को उनके पोस्ट से हटाने की मांग कर रहे हैं। उसके पीछे जो तर्क दिया गया है दोस्तों, एकदम 100% सही तर्क लग रहा है। सुनेत्रा पवार ने इस साल 31 जनवरी 2026 को राजभवन के अंदर आयोजित एक समारोह में उप मुख्यमंत्री के पोस्ट को लेकर शपथ लिया था दोस्तों, जहां राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई थी दोस्तों। लेकिन बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपने शपथ ग्रहण समारोह के दौरान ये नहीं कहा कि मैं राज्य के मंत्री के तौर पर शपथ लेती हूं। उन्होंने कहा कि मैं राज्य के उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेती हूं। अब सवाल सबसे बड़ा, सबसे जो पेचीदा मामला है दोस्तों, वो ये है कि भारत के संविधान में कहीं भी उप मुख्यमंत्री शब्द का इस्तेमाल नहीं है, यानी उप मुख्यमंत्री जैसी कोई पोस्ट नहीं होती। और जब कोई पोस्ट नहीं हो सकती तो फिर उस पर कैसे शपथ लिया जा सकता है, ये सीधा सा सवाल है। अगर आप भी मानते हैं कि बात तो एकदम सही है और इस मामले पर कार्रवाई की जानी चाहिए दोस्तों, राज्यपाल को एक बार फिर से पत्र लिखकर शिकायत करते हुए कहा गया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए उप मुख्यमंत्री के पोस्ट से सुनेत्रा पवार को हटाया जाना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि ये तो मामला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ले जाने वाला है, क्योंकि ये मामला कानूनी पेश से जुड़ा हुआ है दोस्तों। इस पर आप लोग की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर तमिलनाडु के सुपरस्टार रजनीकांत ने रविवार को कहा कि चुनाव नतीजों के बाद स्टालिन से उनकी मुलाकात राजनीतिक नहीं बल्कि दोस्ती की वजह से हुई थी। उन्होंने कहा कि विजय से जलने वाली कोई बात ही नहीं है। रजनीकांत ने कहा कि ये सही है कि मैं चुनाव नतीजों के बाद पूर्व सीएम स्टालिन से मिलने के लिए गया था, लेकिन मैं राजनीति करने के लिए नहीं गया था। उन्होंने कहा कि राजनीति करना मेरा काम नहीं है, राजनीति के लिए किसी भी स्तर तक गिरने वाला ऐसा व्यक्ति मैं नहीं हूँ। स्टालिन पिछले 30 साल से मेरे दोस्त हैं और हमारी दोस्ती राजनीति से परे है। विजय को लेकर चर्चा पर रजनीकांत ने सारी बातों पर जवाब देते हुए कहा कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मैं विजय से जलता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो मुझसे 25 साल जूनियर हैं। और रजनीकांत ने यह भी कहा कि अगर उन्होंने 2021 का तमिलनाडु विधानसभा चुनाव लड़ा होता तो वे जीत जाते। 4 मई को तमिलनाडु चुनाव नतीजे आने के बाद रजनीकांत ने डीएमके के नेता स्टालिन से जाकर मुलाकात की दोस्तों। इसके बाद एआईएडीएमके के नेता के घर पर भी पहुंचे थे, यानी एआईएडीएमके के जो जीते हुए नेता थे उसके घर पर पहुंचे दोस्तों, डीएमके के नेता के घर पर पहुंचे। इसके बाद ये थ्योरी चल रही थी कि रजनीकांत एआईएडीएमके और डीएमके की सरकार बनाने के लिए गए थे दोस्तों। ऐसे में रजनीकांत पर आरोप लगा था कि वो विजय को रोकने के लिए पूरे तंत्र का इस्तेमाल कर रहे थे, यानी पूरी पावर का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन बाद में उनको सफलता मिली। ऐसे में दोस्तों इन्हीं सारे सवालों का जवाब देते हुए रजनीकांत कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं विजय से चिढ़ता हूं, ये सारी बातें गलत है। रजनीकांत ने यह भी कहा कि 2021 में ही तमिलनाडु विधानसभा चुनाव लड़ने का मेरा मन था, लेकिन बाद में मैंने पैर पीछे खींचे क्योंकि मुझे नहीं करनी थी राजनीति, लेकिन अगर मैं करता तो जरूर जीत जाता। ऐसे में दोस्तों सबको पता है कि थालापति विजय के मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे बड़ा झटका अगर किसी को है तो रजनीकांत को है, क्योंकि 21 के चुनाव से पहले उन्होंने सारी कोशिश की थी कि वो खुद राज्य के मुख्यमंत्री बने और चुनाव लड़े, और
ये बात तय है दोस्तों कि रजनीकांत भारतीय जनता पार्टी के कहने पर ही हटे थे मैदान से और रजनीकांत कहीं ना कहीं एक तरीके से डर भी गए थे दोस्तों। उनको लग रहा था कि अगर वो चुनाव हार गए तो उनकी छवि खराब हो जाएगी, क्योंकि उससे पहले कमल हसन भी कोशिश कर चुके हैं, उनको भी सफलता नहीं मिली दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि ये बात चाहे वो कितना बोले रजनीकांत, लेकिन ये बात है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ में इनकी करीबी यहाँ है दोस्तों। और ऐसे में 24 के चुनाव को लेकर बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे और चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं थी। और उसके बाद जब विजय जीत गए तो कह रहे कि मैं 21 में लड़ता तो जीत जाता। ये तो सारी संभावना वाली बात है, लेकिन हकीकत यह है कि विजय ने तो करके दिखा दिया। अगर रजनीकांत को लगता है कि अभी वो चुनाव जीत सकते हैं तो उनको अगला चुनाव ट्राई करना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि हर कोई आकर तमिलनाडु के अंदर चुनाव जीत भी नहीं पाएगा, ये बात तमिलनाडु की राजनीति के लिए सच्चाई है दोस्तों। यानी कमल हसन से लेकर कई सारे बड़े बड़े लोग आए और राजनीति में तमिलनाडु में फेल हो गए। कमल हसन, रजनीकांत, दो नाम तो है ही है दोस्तों। इसी के साथ में शिवाजी गणेशन का भी नाम है, विजय कांता का भी नाम है जिनकी डीएमडीके पार्टी है, ऐसे ही आर शरद कुमार का भी नाम है दोस्तों। तो ये कई सारे लोग हैं जो राजनीति में सफल नहीं हो पाए, अपने स्टार थे। इससे पता चलता है कि हर कोई आकर सफल हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, और इसीलिए रजनीकांत ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया दोस्तों। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर मैं लड़ रहा होता तो जीत जाता। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी ने भारतीय जनता पार्टी के नेता यानी मुंहफट नेता गिरिराज सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं दोस्तों, उस पर जोरदार निशाना साधा है। गिरिराज सिंह ने एक विवादित बयान देते हुए कहा कि आज नहीं तो कल ओवैसी भी ये स्वीकार करेंगे कि वे हिंदू हैं। इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने पूरी तरीके से जमकर फटकार लगाई दोस्तों गिरिराज सिंह को, और सीधा हमला करने की जगह असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सर कपड़ा मंत्री, क्या आपको पता है कि यार्न की कीमत भारी बढ़ोतरी के साथ वाराणसी, सूरत, मालेगांव और मुबारकपुर आदि एमएसएमई और माइक्रो पावर लूम बुनकरों को बुरी तरीके से प्रभावित कर रही है। इसके कारण यूनिट्स बंद हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। क्या आप एक मंत्री के रूप में कॉटन यार्न के निर्यात पर रोक लगा सकते हैं? रॉ कॉटन पर इंपोर्ट ड्यूटी खत्म कर सकते हैं? यह सवाल पूछा गया। और फैब्रिक्स और आरएमजी एक्सपर्ट के लिए इस सेक्टर को इंसेंटिव की आवश्यकता है। क्या नरेंद्र मोदी सरकार चीन पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकती है? क्या आपकी सरकार में हिम्मत है कि वो पावर लूम सेक्टर को बचाए? कुल मिलाकर दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अपने शपथ ग्रहण समारोह को आप याद करिए, आपने कहा था कि शुद्ध अंतःकरण यानी इस शब्द का इस्तेमाल किया था कि अपने दिल की गहराइयों से प्योरिटी के साथ में काम करूंगा। कुल मिलाकर दोस्तों गिरिराज सिंह जिनका काम है कि वो कपड़ा मंत्रालय के विकास के बारे में देखे, वो केवल और केवल असदुद्दीन ओवैसी के पीछे पड़े रहते हैं और उल्टा उल्टा बयान, विवादित बयान जानबूझकर देते रहते हैं ताकि इनकी चर्चा चलती रहे। दोस्तों बीजेपी के नेताओं को समझना चाहिए कि 12 साल हो गए और कब तक ये एक मुस्लिम नेता को टारगेट करते रहेंगे, निशाने पर लेते रहेंगे और राजनीति करते रहेंगे। अब तो इन लोगों को अपने काम बताने चाहिए और कपड़ा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। टेक्सटाइल पार्क इनसे लगवाया नहीं जा रहा और एमएसएमई को दोबारा से मजबूत नहीं किया जा रहा, यानी कपड़ा मंत्री के नाम पर पूरी तरीके से दोस्तों ये एकदम फेल हो चुके हैं। ये तो अपने मंत्रालय का पोस्ट तक नहीं करते। इससे पता चल रहा है कि ये सबके सब लोग कहीं ना कहीं हल्की राजनीति करके अपने आप को सत्ता में बनाए रखना चाहते हैं दोस्तों। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर अगर बीजेपी ने कैबिनेट विस्तार नहीं किया और नेता नहीं बदले तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लेकर जनता में गुस्सा और ज्यादा बढ़ने वाला है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि कपड़ा मंत्री होकर मुस्लिम समाज के नेता असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साध रहे हैं, यानी इससे पता चलता है कि इनके पास कोई काम वाम नहीं है दोस्तों अपने मंत्रालय का बताने के लिए। असदुद्दीन ओवैसी गिनवा रहे हैं कि क्या क्या काम है इनके पास, लेकिन शायद इनको अपने मंत्रालय की कोई होश ठिकाना होगा नहीं, क्योंकि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि ज्यादातर मंत्री तो केवल नाम के हैं, उनको चला कोई और रहा है। साथ ही साथ हाल ही में संपन्न हुए नगर निगम चुनावों के बूथवार आंकड़ों ने राजनीतिक गलियारों में हलचलें तेज कर दी है दोस्तों। विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी ने जिले के अधिकांश वार्ड में एक तरफा बढ़त हासिल करते हुए कांग्रेस पार्टी को कड़ी शिकस्त दी है दोस्तों। कुल 22 वार्ड के 264 बूथों के परिणाम बताते हैं कि जहां बीजेपी ने शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत की है दोस्तों, वहां मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी कई क्षेत्रों में खाता खोलने के लिए भी संघर्ष कर रही है। चुनावी आंकड़ों का सबसे चौंकाने वाला पहलू ये रहा है कि कांग्रेस पार्टी जिले के 8 वार्ड में पूरी तरीके से बेअसर साबित हुई है। वार्ड संख्या 2, 3, 4, 5, 12, 14, 13, 17 में एक भी बूथ पर ऐसा नहीं रहा जहां पर कांग्रेस उम्मीदवार ने बढ़त दर्ज हो दोस्तों। लेकिन सोनीपत एक ऐसा इलाका है दोस्तों जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है, और यहाँ पर अगर कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस इस तरीके से खराब है तो कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके नेतृत्व को लेकर सवाल खड़े होंगे दोस्तों, उनके मैनेजमेंट को लेकर सवाल खड़े होंगे। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारत के शिक्षा मंत्री को लेकर अब सोशल मीडिया पर कई तरीके के पोस्ट वायरल हो रहे हैं दोस्तों। बीजेपी के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लोगों ने निशाने पर लेना शुरू कर दिया दोस्तों। कारण यह है कि धर्मेंद्र प्रधान जब 2013 में पोस्ट किया करते थे दोस्तों, यानी खुद से पोस्ट करते थे अपने नेता के तौर पर, यानी एक मंत्री के तौर पर पोस्ट नहीं करते थे, किसी व्यक्ति को उन्होंने रखा हुआ नहीं था पोस्ट करने के लिए। तो ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान उस समय दोस्तों जो पोस्ट करते हैं उसे पढ़कर पता चल रहा है कि इनको बेसिक इंग्लिश भी नहीं आती है दोस्तों। और धर्मेंद्र प्रधान लिखते हैं कि सम टाइम बैक आई मीट यू सिक्किम फ्रेंड एट कोलकाता इन पार्टी मीटिंग, यानी ना तो इनकी
ग्रामर सही है दोस्तों, ना इनके शब्द सही है, यानी वर्ड में भी गलती है दोस्तों। मीट की स्पेलिंग भी गलत है, यानी इनको MEET लिखना चाहिए था, यानी किसी मुलाकात करने वाला मीट लिखना चाहिए था, लेकिन ये खाने वाला MEAT लिख रहे हैं। तो इससे पता चल रहा है कि इनको बेसिक इंग्लिश भी नहीं आती है दोस्तों। और ये देश के शिक्षा मंत्री बने हुए हैं और यही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अगर आप भी मानते हैं कि अगर शिक्षा मंत्री को बेसिक ग्रामर नहीं आता, यानी ग्रामर में कहां पर क्या शब्द यूज करने ये नहीं आता और शब्दों की स्पेलिंग नहीं आती, तो फिर क्या माना जाए ये किस तरीके के शिक्षा मंत्री है और ये क्या उत्थान देश का करेंगे दोस्तों। और पहले ही 2 पेपर इनके कार्यकाल में लीक हो चुका है, कितने पेपर और लीक करवा कर ये अपने पोस्ट से इस्तीफा देंगे, ये एक बड़ा सवाल है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर सुपरस्टार थालापति विजय को मिली एक और बड़ी खुशखबरी दोस्तों। दिल्ली के अंदर संसद भवन में गूंजेंगे उनके सांसदों के सुर। जो अपडेट है वो ये कि थालापति विजय को कम से कम नए राज्यसभा के साथी मिलेंगे दोस्तों। जो अपडेट है वो ये कि आने वाले दिनों के अंदर लगभग 23 राज्यसभा सीटों को लेकर उपचुनाव हो रहे हैं दोस्तों। 23 की 23 सीटें पूरी तरीके से इनके खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, यानी थालापति विजय, कांग्रेस पार्टी और तमाम अन्य संगठन के लोग, अन्य पार्टी के सहयोगी के लोग राज्यसभा की सीटें जीतने जा रहे हैं दोस्तों। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इसी तरीके से पहुंचती रहे। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करते रहिएगा और लगातार अपडेट को अपने लोगों तक पहुंचाते रहिएगा दोस्तों। देख रहे थे आपका अपना जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का।